हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में तीसरी इकाई चल रही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन में अंतर के ऊपर। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो तीन शब्द हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ, प्रबंध, प्रशासन और संगठन, इनकी परिभाषाएं जब आप पढ़ेंगे बिना गहन चिंतन किए हुए तो आपको लगभग एक जैसे से ही लगेंगे, लेकिन इनमें अंतर है। गहराई से आप समझेंगे तो इन तीनों शब्दों में भी अंतर है और इनके एप्लीकेशन में भी अंतर है। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे। हालांकि प्रबंध का अर्थ तो हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी एक बार दोहराएंगे। प्रशासन के अर्थ को समझेंगे, संगठन के अर्थ को समझेंगे, फिर इन तीनों के अंतर को समझेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं को आधार लेके। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो परिभाषा दी गई है वो प्रबंध की दी गई है। अब प्रबंध के बारे में क्या कहा गया है? प्रबंध एक वैज्ञानिक व गत्यात्मक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों का नियोजन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण व नियंत्रण करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों का, ठीक, यानी कि प्रबंध आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास पहले से क्या होना चाहिए? संगठन है तो आप प्रबंध उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लोगों को संगठित करना, उनके प्रयासों को संगठित करना और उनका नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, उनको अभिप्रेरित करना, किस लिए? ताकि संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी प्रबंध कहलाती है। चलिए, बहुत जल्दी से आप प्रशासन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्रशासन का अर्थ किसी व्यावसायिक संस्था में संपन्न किए जाने वाले उस कार्य से, देखिए ये क्या है? कार्य। इसको क्या बताया गया था? प्रक्रिया। ये आपके की पॉइंट्स हैं, इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। कार्य से है जो उद्योग की नीति निर्धारित करने, वित्त, उत्पादन एवं विक्रय का समन्वय करने तथा संगठन के कलेवर का निर्धारण करने से संबंधित है। यानी कि क्या करते हैं ये कि आपकी किसी भी संस्था की नीति निर्धारित करते हैं, ठीक, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। वित्त, उत्पादन एवं विक्रय का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं। उसके बाद तथा संगठन के कलेवर का निर्धारण करने से संबंधित है। देखिए, शुल्जे साहब ने एक परिभाषा दी है इसकी। प्रशासन किसी संस्था के उन उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली शक्ति है जिनकी पूर्ति के लिए प्रबंध व संगठन प्रयास करते हैं तथा जिनके अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि इन दोनों में सुप्रीम अगर प्रशासन है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक। प्रबंध और संगठन अगर हम कहें कि किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये प्रशासन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। प्रशासन क्या करता है? इनके लिए नीति निर्धारित करेगा और उसी नीति के अनुसार यहाँ कार्य होता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, प्रशासन का जो क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक है किसकी तुलना में? प्रबंध और संगठन के, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। अब संगठन के अर्थ को समझते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में मैत्रीपूर्ण संयोजन स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। यानी क्या करना है? उत्पादन के जो विभिन्न घटक हैं उनमें मैत्रीपूर्ण संयोजन स्थापित करना। उत्पादन के घटक कौन कौन से हैं? बिल्कुल हैं, हमने पढ़ा था, भूमि है, श्रम है, साहस है, मशीन है और पूंजी है, ठीक है। तो इन सारे घटकों को क्या करना? एक जगह इकट्ठा करना, एकत्र करना, ठीक है। वो किसके तहत आता है? संगठन के तहत आता है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है मैत्रीपूर्ण संयोजन स्थापित करना, और केवल इकट्ठा ही करना नहीं, इनकी ऐसी व्यवस्था बनाना कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, जब जिसकी जरूरत हो वहां पे काम आए। देखिए हैने साहब ने इसके लिए क्या कहा है
किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी वस्तु के भाग अथवा कार्य के विभिन्न साधनों को एकताबद्ध करके उनमें सहकारिता पैदा करना ही संगठन कहलाता है। ठीक है, यानी इनको जोड़ना और जोड़े रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो सब संगठन का हिस्सा है। ठीक, उर्विक साहब ने भी कहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर्सन भी आ गया, चीजें ही नहीं, श्रम भी है, यानी कि लेबर है हमारी, उसके बीच भी हमें संयोजन स्थापित करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में अंतर। ठीक, अब इन तीनों के अर्थ को तो हम भली प्रकार से समझ चुके हैं और आपको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा व्यापक जो क्षेत्र है किसका है, प्रशासन का है, उससे कम व्यापक क्षेत्र किसका है, प्रबंध का, और उससे कम व्यापक क्षेत्र किसका है, संगठन का। लेकिन अगर आप चाहते हैं संस्था की स्थापना करना तो संगठन की स्थापना आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप उस पर प्रबंध कर सकते हैं और तभी जो है प्रशासन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जरूरी तो तीनों ही है। चलिए अब इनके अर्थ को समझने के बाद अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इन्होंने बताया है प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो उन उद्देश्यों का निर्धारण करती है जिनकी पूर्ति संगठन एवं प्रबंध करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि प्रशासन क्या कर रहा है, उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा है। अगर ये उद्देश्य ही नहीं होंगे तो फिर प्रबंध भी करना निरर्थक है और संगठन करना भी निरर्थक है। ठीक, इसलिए प्रशासन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रशासन क्या करता है, नीतियों का निर्धारण करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं जिनके अनुकूल उनका आचरण होता है। अब ये प्रबंध के बारे में समझा रहे हैं। प्रबंध उद्योग की वह शक्ति है जो कि पूर्व निश्चित, अब देखिए यहां हमेशा बात आती है, जब भी हम प्रबंध के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो क्या वर्ड आता है, पूर्व निश्चित। पूर्व निश्चित से क्या मतलब है, किसने निश्चित किया, किसने निर्धारित किया, उनको, प्रशासन ने। ठीक है ना, तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि उन उद्देश्यों को, देखिए प्रशासन ने तो उन उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया है पेपर पे, ठीक, चार्ट पे, लेकिन उनको धरातल पे उतारने का काम किसका होता है, उनके लिए प्रयास करने का काम किसका होता है, डिसीजन लेने का काम किसका होता है, प्रबंध का। ठीक है ना, तो यही बात यहां लिखी हुई है, कार्यान्वित करने के लिए संगठन का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करती है। ठीक है, अब देखिए धरातल पे उतारेंगे, उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे, लेकिन किसके द्वारा देंगे, इन घटकों के द्वारा देंगे। इन घटकों का सही रूप से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये घटक जो जो हमको चाहिए वो वहां होने तो चाहिए। ठीक, तो इसीलिए वर्ड दिया गया है कि संगठन का मार्गदर्शन और नियंत्रण, इसलिए इंपॉर्टेंस है। आप ये मान लीजिए ये एक तरीके से आर्मी है और इस आर्मी को सही दिशा देने वाला काम कौन करता है, हमारा प्रबंध करता है, तभी ये आर्मी जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए। ठीक है, अब इस प्रबंध को कैसे पता भाई क्या करना है, वो इसे दिशा निर्देश कौन देगा, प्रशासन देगा। ठीक, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चलिए संगठन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। संगठन से अभिप्राय मानव, माल, मशीन तथा औद्योगिक शक्ति आदि के संयोजन से है जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, जो हम इन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं वो भी किस लिए कर रहे हैं, जो पूर्व निर्धारित हमारे उद्देश्य हैं, कहां पे निर्धारित हुए, प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तब ये वाली बात हुई कि भाई हमें ये वाला काम करना है। ठीक है, चलिए तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर इन तीनों में अंतर को और गहनता से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा जरूरी है। ये तो कंसेप्चुअल बात थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए देखिए कुछ अंतर के आधार दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स आर गिवन हियर। इन सब पे हम इन तीनों कंसेप्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर का आधार है वो क्या है, नीति। तो हमको पता है कि प्रशासन क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है, और प्रबंध क्या करता है, नीतियों को क्रियान्वित करता है, और संगठन क्या करता है, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। यहाँ पे केवल व्यक्ति लिखा है, यहाँ पे हम व्यक्ति और यहाँ पे जोड़ देते हैं भौतिक संसाधन, यानी कि करने के लिए व्यक्तियों एवं भौतिक संसाधनों के समूह का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, आत्मा, मस्तिष्क व शरीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए प्रशासन को बताया गया है क्या, संस्था का मस्तिष्क, क्योंकि नीति निर्धारण का काम करना है, क्या करना है ये सोचना है, और प्रबंध को बताया गया है इसकी आत्मा,
ठीक है ना। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और जो हमें प्रतीत होता है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है ना, संगठन, जिसे किसका नाम दिया गया, शरीर। तो यानी कि संगठन को कहें तो ये संस्था का शरीर है, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को, हर चीज को देख सकते हैं। प्रबंध और प्रशासन को आप नहीं देख सकते। जो लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं केवल उनको देखा जा सकता है, उनके कार्य को तो केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है, निर्धारणात्मक, कार्यकारिणी एवं तंत्र निर्माण संबंधी कार्य, ठीक है। तो निर्धारणात्मक का मतलब क्या हो गया कि निर्धारण करना, तय करना, ठीक है। तो प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है, आपके सामने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नीतियों का और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, हमारा प्रबंध एक कार्यकारिणी कार्य है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, उन्हीं नीतियों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है ना। वही बात यहाँ लिखी हुई है। और तंत्र निर्माण संबंधी कार्य है, अब जो उसके परिशुद्ध प्राप्ति के लिए जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, जो तंत्र चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो लोग चाहिए, उसका निर्माण कौन करता है, संगठन। तो संगठन दोनों के लिए क्या करता है, प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना, जिससे ये दोनों काम कर सके, ठीक है, वो वाली बात है। देखिए और अच्छे से मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है और इसको क्या करना है, इसको बंदूक चलानी है। ये जो पर्सन है इसको आप समझ लीजिए ये क्या है, प्रशासन। और ये जो बंदूक है इसको आप समझ लीजिए क्या, प्रबंध। अब इस प्रशासन वाले व्यक्ति ने एम कर लिया। अब देखिए प्रशासन ने निर्धारित कर लिया ये इनका एम है। एम क्या है कि भाई इस पे निशाना लगाना है, इस एप्पल पे, इस पे निशाना लगाना है। बंदूक की भी व्यवस्था कर ली, निशाना भी लगा के बैठे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर गोली है, जिसे हम गोली कहते हैं या कारतूस कहते हैं, वो नहीं होगा तो क्या ये निशाना लगा पाएगा? कितना भी अच्छा एम लगा के बैठे, कितनी भी अच्छी बंदूक ले ले, लेकिन जब तक ये नहीं है, निशाना लग सकता है क्या? काम हो सकता है क्या? उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये जो गोली और कारतूस को हम क्या संज्ञा दे सकते हैं? संगठन। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, अब आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि ये जो गोली और कारतूस का काम कौन करता है? हमारा संगठन। जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो भौतिक हैं, चाहे लोग हैं, ठीक है, उनके जरिए ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है। और क्रियान्वयन कौन करेगा? प्रबंध। और डिसाइड कौन करेगा? हमारा प्रशासन, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन तीनों में क्या अंतर है। लेकिन एग्जामिनेशन में ये वाला उदाहरण प्लीज मत दीजिएगा, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए दिया था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। प्रभावित होना। प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है कि भाई प्रबंध किसके द्वारा प्रभावित होगा? मानव शक्ति द्वारा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कौन करेगा? लोग करेंगे। जितने अच्छे लोग होंगे उतना अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा, जितने दक्ष लोग होंगे। लेकिन प्रशासन की बात करें, किससे प्रभावित होता है? बाहरी घटकों द्वारा। एक और बात यहाँ प्रबंध के सिलसिले में बताएं कि मैक्सिमम प्रबंध का जो काम होता है वो किसके ऊपर होता है? लोगों के ऊपर होता है, तो इसीलिए वो उनसे प्रभावित होता है, यानी लोगों का लोगों के द्वारा मैनेजमेंट। लेकिन प्रशासन जो भी नीति निर्धारण करता है वो घटकों को देख के करता है, तो बाहरी घटक जो है इसको बहुत प्रभावित करेंगे। संगठन की बात करें तो संगठन प्रबंध का सहयोगी तंत्र होने के कारण उससे प्रभावित होता है। तो ये किससे प्रभावित होगा? प्रबंध से, ठीक है ना। भाई प्रबंध जैसा कहेगा वैसे ही, क्योंकि ये जो लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग कहां पर हैं? संगठन में हैं, ऐसी भौतिक संसाधन भी हैं, तो किससे प्रभावित होंगे? वो प्रबंध से होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दायित्व। तो प्रबंध के बारे में समझें। यह व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व वहन करता है। यह व्यवसाय को आधारभूत नीति एवं पूंजी प्रदान करने के दायित्व को वहन करता है, ठीक है, कि भाई नीति दीजिए और पूंजी दीजिए। प्रबंध क्या करेगा? उसको केवल चलाएगा, ठीक है। अच्छा, यह प्रबंध और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व करता है, यानी कि प्रबंध और प्रशासन के बीच समन्वय तभी होगा जब ये सारी चीजें अच्छे ढंग से अरेंज की जाएंगी, ठीक है ना। अरेंज तो यही लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक विस्तृत है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि व्यवसाय के समग्र नियंत्रण का दायित्व इसी पर निर्भर करता है। तो इसका क्या है? क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रबंध व प्रशासन की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित व संकुचित है, ठीक है ना। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा प्रशासन। प्रशासन के अंदर एक कोने में क्या पड़ा हुआ है? हमारा प्रबंध। और एक छोटे से कोने में क्या पड़ा हुआ है? हमारा संगठन, ठीक है, जिसपे इसका तो प्रभाव है ही, और भी तमाम चीज होंगी जो प्रबंध के लिए जरूरी होंगी, जिसका प्रभाव भी संगठन पे पड़ रहा होगा।
तो इसीलिए कहा गया है प्रशासन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है और प्रबंध का क्षेत्र केवल क्रियान्वयन तक विस्तृत है और संगठन का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। ये किससे प्रभावित होगा? प्रबंध से प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके आधार पर हम प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में अंतर समझ पाए। उम्मीद है आपको भी बेहतर तरीके से इन तीनों शब्दों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत ही जल्द अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।